दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपने मायके को होटल समझ रखा है क्या, जो रोज आ जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दरवाजे पर जोर से बेल बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? रिमी ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला। देखा तो बड़ी ननद पायल अपनी बेटी सवी और अपने बड़े से बक्से के साथ सामने खड़ी थी। आइए आइए, अंदर आइए, रिमी ने उनसे बक्सा लेते हुए कहा। अपने घर के अंदर आने के लिए मुझे ही बोल रही हो? रास्ता छोड़ो। माँ कहाँ है? मेरा मूड पहले से ही खराब है। अरे हाँ, सभी को बाथरूम ले जाना। कैब से ही हंगामा मचा रही है। अपनी दादी पर गई है बिल्कुल। पायल अपनी 5 साल की सवी का हाथ रिमी को पकड़ा कर भुन भुनाते हुए माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। ये अब आम बात होकर रह गई थी। उसी शहर में मायका होने की वजह से पायल छोटी छोटी बातों पर लड़कर घर आ जाती। फिर तो रिमी की छुट्टी हो जाती। बेटू अभी 9 महीने का ही था, दूध पीता था और सभी भी एक जगह बैठती नहीं थी। पति सुरेश ने कपड़े और बर्तन के लिए मेड लगवाया था। ये जानकर घर में हंगामा हुआ था कि घर का काम तो बहुएं ही करती हैं। फिर रसोई में उस मेड का काम फिक्स था और जगह भी। बाकी के सारे काम रिमी के पास थे, पर वो काम ही इतने सुलझे तरीके से करती कि कभी कोई काम अटकता नहीं था। पर समय असमय ननद का ऐसे आ जाना और घर फैलाकर रख देना रिमी का काम बढ़ा देता। इकलौती ननद घर की बड़ी दुलारी थी। पहले तो उसे भी वो बुरी नहीं लगती थी, पर उसकी ननद का बचपना गया ही नहीं था। छोटी छोटी बातों पर लड़कर आ जाना, फिर उनके सास ससुर या पति के फोन आने पर ही अपने घर वापिस जाना, और जब तक ऐसा न हो जाए अपने मूड की भड़ास रिमी पर निकालना अब रिमी को परेशान करने लगा था। उसकी ननद उम्र में उससे कुछ खास बड़ी नहीं थी। अब धीरे धीरे वो परेशान हो चली थी। रिमी के पति सुरेश का अपनी लाडली बहन को कुछ बोलना जैसे महापाप से कम नहीं था। सनाक की आवाज सुनने के साथ रिमी ननद पायल के कमरे में पहुंची। देखा तो उन्होंने गुस्से में गिलास पटक दिया था। क्या हुआ दी? रिमी ने पूछा। दीदी की बच्ची, ये दूध है या जहर? इसमें चीनी क्यों नहीं मिलाया? पायल गुस्से में उबल रही थी। मैंने दीदी मिलाया तो था, शायद भूल गई। हकलाते हुए रिमी ने जवाब दिया। दीदी आप बुला लेती, गिलास क्यों तोड़ दिया? अभी अभी बिट्टू बड़ी मुश्किल से सोया है, उठ गया तो शाम के काम में
होगी। कांस और बिखरा दूध साफ करना वो एक अलग काम हो गया। आज खुद को वो रोक नहीं पाई। गिलास मेरे पिता के पैसे का है, मैं इसे तोड़ूं या फेंकूं तुम्हें क्या? तेरे पिता से एक डिनर सेट दिया नहीं गया। आइंदा मुंह बंद रखना, कुछ बोलने से पहले सोचना किससे बात कर रही हैं। तुम नहीं, मैं अपने पिता के घर हूँ, मुझे आगे से रौब मत दिखाना। पायल सीखती हुई बोली। बहू तू अपने कमरे में जा, शांताबाई को यहाँ भेज दो, वो साफ कर देगी। पायल तू भी शांत रह। सासू माँ ने पायल को पुचकारते हुए कहा। रिमी भरी आंखों से अपने कमरे में आ गई। ये बात बात में उसके पिता को घसीटना आज उसे बहुत अखरा। अब नहीं रहेगी वो यहाँ, चली जाएगी वो अम्मा बाबू के घर। छोटा सा घर ही सही, उसका मान तो है। रिमी रोते रोते अपना सामान पैक कर रही थी। ऐसे तो कई बार उसके साथ हुआ है। आज ना जाने उसे घर वापिस जाने के अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा। सासू माँ कमरे में आई, सामान पैक करते देख बोल पड़ी। कहाँ जा रही हो? ये पायल जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती, बचपन से ही ऐसी हैं। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, तू मन पर मत ले। अम्मा जी मेरी उम्र भी उन जैसी है, किसी दिन मेरा मन भी दुख सकता है ना। मुझे इस माहौल से निकलना है। वैसे ही 10 दिन बाद जाना था, आज ही चली जाती हूँ कुछ दिन। माँ के घर रहकर लौट आऊंगी। आज जैसे ना जाने कौन सा जुनून सवार था उस पर। बिट्टू को गोद में उठाया और कैब लेकर बस स्टेशन की ओर बढ़ चली। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सुरेश का फोन कर वो करेगी भी क्या? इतने दिनों से यही सब तो चलता आ रहा है। जान कर भी सब अनजान ही तो बने रहते हैं। कभी लग रहा था ठीक किया या कभी लग रहा था गलत। मन में एक असमंजस सा भी बना हुआ था। अब निकल आई है तो पीछे तो नहीं हटेगी। रात 9 बजे उसे बिट्टू के साथ खड़ा पाकर माँ, बाबूजी और भाई रोहन परेशान हो गए। थोड़ी देर की पूछताछ से उसने भी सब उगल दिया। पिताजी के इशारे पर माँ ने उसे और ज्यादा सवाल नहीं पूछे। खाना खाकर वो सो गई। सारे दिन के उथल पुथल में वो शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर भी थक चुकी थी। उसके कमरे में जाते ही माँ ने उसकी सासू माँ को फोन लगाकर बेटी की इस जल्दी में किए फैसले के लिए माफी मांगी, पर सासू माँ का रवैया तलक ही रहा। शाम को पति सुरेश के घर आते ही रिमी की शिकायतों का पुलिंदा खुला। सासू माँ ने शिकायतों की जड़ी लगाकर सख्त हिदायत दी कि उसे कोई फोन नहीं करेगा। देखती
हो, कितने दिन पिता के घर में रह लेती हैं। सुरेश सारी परिस्थिति से हतप्रभ था। ऐसा रिमी ने उसके साथ कभी नहीं किया। फिर आज उसे बिना बताए चली क्यों गई। रिमी का मोबाइल स्विच ऑफ था और उसका मन अपने ससुराल में किसी अन्य को फोन करने का नहीं किया। वो सबसे पहले रिमी से बात करना चाहता था। माँ की बातों से पता तो चला कि रिमी और बिट्टू सही सलामत पहुँच गए हैं, पर उसकी वो रात बेचैनी में ही गुजरी। क्या हुआ सुरेश, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। बीबी की इतनी फिक्र की नींद नहीं आई। और एक हमारी बहू रानी है जिसे किसी से कोई मतलब नहीं। बस जरा सी बात हुई नहीं कि बोरियां बिस्तरा लेकर घर की दहलीज से बाहर। मैं इस बार अच्छा सबक सिखाऊंगी उसे और उसके परिवार को भी, जिसने उसकी इस हरकत पर भी उसे दुलार कर रखा हुआ है। सासू माँ तमाते हुए बोली, माँ 4 साल की शादी में मैंने उसे कभी ऐसा करता नहीं देखा। अगर आज उसने ऐसा किया है तो जरूर कुछ उसके बर्दाश्त के बाहर हुआ होगा। कुछ हम में ही कमी रह गई होगी। मैं नहीं कह रहा कि हड़बड़ी में ऐसा करके उसने अच्छा किया। घर की दहलीज का मान सबको रखना चाहिए, पर दूसरे को ये सबक सिखाने से पहले नियम सबसे पहले अपने घर पर लागू होना चाहिए। इस घर में दीदी का स्वागत है, पर दीदी अगर लड़ झगड़ कर हमारे पास आती हैं तो ये ठीक नहीं। एक परिस्थिति में 2 आदमियों के लिए 2 नियम नहीं हो सकते। उसे वापस लेने भी जाऊंगा क्योंकि वो मेरा परिवार है, ये मेरा फैसला है। उसे फोन भी जरूर करूंगा कि घर वापिस आओ। घर की उलझने घर में सुलझ सकती हैं। उसके विश्वास पर खरा नहीं उतरा, उसके लिए माफी जरूर मांग लूंगा। कहते हुए सुरेश कमरे से बाहर निकल गया। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। नाश्ता कर रही होगी, अभी 10 मिनट बाद फोन करता हूँ। सुरेश ने सोचते हुए मोबाइल पर अपनी उंगली फिराई। माँ बाबूजी को बेवजह टेंशन दे दी। सुरेश को भी कुछ नहीं बताया कितने परेशान हो रहे होंगे। नाश्ता खत्म करते ही उन्हें फोन कर सॉरी बोल देती हूँ। रिमी ने सोचते हुए पानी की एक घूंट भरी।